जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, हम लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था प्रयोगवादी कवियों को। तो एक क्लास में आपको प्रयोगवादी कवियों में सबसे पहले हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। आज की ये जो है प्रयोगवादी कवियों की दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के बेहद शानदार कवि हैं, बेहद जो है अच्छे कवि हैं। तो मुक्तिबोध को पढ़ने में आज हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बहुत शानदार तरीके से मुक्तिबोध को पढ़ेंगे, बहुत गहराई के संग हम लोग मुक्तिबोध को पढ़ेंगे। बस आपसे उम्मीद ये है कि आप क्लास के आखिरी तक मेरे साथ बने रहेंगे, इससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में आपसे दुगना मजा आएगा। तो बात करते हैं मुक्तिबोध की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ। तो मुक्तिबोध का जन्म हुआ 1917 में। कब जन्म हुआ? 1917 में। और उस दिन तारीख थी 13 नवंबर। और मुक्तिबोध का जो स्वर्गवास हुआ वो 1964 में हुआ। और उस दिन कैलेंडर जो है 14 सितंबर की तारीख की तरफ इशारा कर रहा था। तो मुक्तिबोध का जो जन्म काल है वो 1917 से लगा के 1964 तक है। अब हम बात करेंगे कि मुक्तिबोध के जन्म का स्थान क्या था। तो प्रदेश था मध्य प्रदेश, जिला था ग्वालियर और मुक्तिबोध के जो गांव का नाम था वो श्योपुर था। मुक्तिबोध के गांव का क्या नाम था? श्योपुर था। इनके पिताजी का नाम जो है माधवराव था। अब गजानन माधव मुक्तिबोध का अगर पूरा नाम देखें तो गजानन इनका स्वयं का नाम था। गजानन 4 भाई थे। इनके पिताजी का नाम था माधव और मुक्तिबोध इनका परंपरागत नाम था। इनके परिवार में सभी लोग अपने नाम के पीछे मुक्तिबोध लगाया करते थे। जैसे पिता का नाम था माधवराव मुक्तिबोध, माता का नाम था पार्वती मुक्तिबोध, पत्नी का नाम था शांता मुक्तिबोध। ठीक है। इनके पिताजी जो थे वो जो है एक थाने के थानेदार हुआ करते थे। यही कारण था कि मुक्तिबोध की शिक्षा में लगातार समस्याएं आती रहती थीं। इसके पीछे का कारण ये था, पिता इंस्पेक्टर थे, लगातार बदली हुआ करती थी, इसके लिए परिवार को भी ले जाना पड़ता था और मुक्तिबोध को भी अपनी जो है पढ़ाई का स्थान बदलना पड़ता था। तो मुक्तिबोध को भी अपने पढ़ने में इन तरीके की समस्याओं को जो है झेलना पड़ा। उसके बाद मुक्तिबोध के जो पिताजी थे वो बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, बेहद कर्मठ पुलिस वाले थे। इसीलिए मुक्तिबोध के पिताजी का अवधा तो बहुत अच्छा था, लेकिन आय इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और इसके पीछे ही यही कारण था कि मुक्तिबोध को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुक्तिबोध अपने पूरे जीवन में आर्थिक संगठनों से जो है घिरे रहे। आखिरी सांस तक जो है आर्थिक संघर्षों का मुक्तिबोध सामना करते रहे। इनकी माता का नाम पार्वती था और पत्नी का नाम शांता था, जिसके संग इन्होंने प्रेम विवाह किया था। और कब किया था? 1939 में विवाह किया था। विद्वान बताते हैं यही वो साल था जहां से मुक्तिबोध के जीवन में आर्थिक संकटों ने जो है आके इनको सबसे ज्यादा घेर लिया था। मुक्तिबोध की बात हो रही है, अगर नामवर सिंह की बात ना करें तो फिर ये जो है मुक्तिबोध अधूरे रह जाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध को प्रतिष्ठित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह का एक ग्रंथ है, एक कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह का एक जो है ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ही नामवर सिंह ने सबसे पहले जो है मुक्तिबोध को प्रतिष्ठित किया। अब ये समझिए कि हिंदी साहित्य का, हिंदी पट्टी का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने महनीय कवि मुक्तिबोध जैसे इतने शानदार कवि, मुक्तिबोध के पूरे जीवन काल में मुक्तिबोध की कोई रचना प्रकाशित नहीं हुई। आप समझिए, कोई जो है इनका काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। आप सोचिए, मुक्तिबोध को छोड़ दीजिए, निराला जैसा बड़ा कवि अपने जीवन में कितना संघर्ष करता रहा। निराला के बारे में नागार्जुन लिखते हैं कि बाल झबरे फटी धोती, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी धोती, नग्न तन किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मर जाने दिया हमने, रह गया घुटकर पवन। अब भले ही याद में करते रहो 100 हवन। तो खैर ये तो होता रहा है हमारे जो है संपादकों के द्वारा या हमारी सरकारों के द्वारा। अब हम बात करते हैं नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के बारे में क्या कहा। ये एक उक्ति है नामवर सिंह की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उक्ति है, जिसमें हम जो है मुक्तिबोध को थोड़ा सा समझते हैं। नामवर सिंह लिखते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी।
निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिपादित करने के साथ उसकी सीमा को चुनौती देकर उसे सृजनात्मकता विशिष्ट को चरितार्थ किया, जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो चुका। अब ये हमने कथन पढ़ लिया, देखते हैं कि नामवर सिंह इस कथन में क्या कहना चाहते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि नई कविता में जो मुक्तिबोध है छायावाद में, वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जिस प्रकार निराला ने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी, निराला ने सीमाओं को चुनौती कैसे दी? मुक्त कविता आपको याद आ रही होगी, जूही की कली, उस समय छंदबद्ध कविता होती थी। निराला ने सबसे पहले जो है ये चुनौती दी कि कविता तो मुक्त छंद में भी हो सकती है। तो उस समय जो निराला ने किया वही बात जो है अपने समकालीन में जो है मुक्तिबोध ने की। मुक्तिबोध ने साहित्य को तमाम चुनौतियां दिया और दिखाया कि साहित्य भी इस तरीके से हो सकता है। तो ये जो है मुक्तिबोध थे। और नई कविता के विषय में नामवर सिंह का एक कथन है। नामवर सिंह साफ साफ लिखते हैं कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में अज्ञेय नहीं है, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। तो बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं कि मुक्तिबोध के कुछ उपनाम भी हैं। मुक्तिबोध के कौन कौन से उपनाम हैं? मुक्तिबोध को जो है गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का भी कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को फैंटेसी का भी कवि कहा जाता है और मुक्तिबोध को आत्मसंवेदना का भी कवि कहा जाता है। और मुक्तिबोध को एक इनका उपनाम और देख लेते हैं। मुक्तिबोध को नई कविता का अग्रज कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को नई कविता का अग्रज कवि भी कहा जाता है। किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है। नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में नई कविता का अग्रज कवि कहा जाता है। एक शब्द इसमें आया है फैंटेसी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध, तो फैंटेसी की चर्चा होती रहेगी। अगर हम बात करें कि फैंटेसी है क्या, तो फैंटेसी जो है किसी कल्पना के माध्यम से, किसी कल्पना के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना फैंटेसी कहलाता है। अपने भाव को व्यक्त करना क्या कहलाता है? फैंटेसी कहलाता है। बात समझ में आई? ये है फैंटेसी। तो ये मुक्तिबोध के उपनाम हो गए। उसके बाद मुक्तिबोध के बारे में हम कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। जैसे मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है? समष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है? समष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। क्या है समष्टि चेतना का कवि? जैसे आप लोग जब अज्ञेय को जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि अज्ञेय को व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। अज्ञेय को व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है, वहीं पे मुक्तिबोध को समष्टि चेतना का कवि कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, व्यष्टि चेतना का मतलब ये है, वे कवि जो स्वयं को केंद्र में रख के जो है कविताएं करे, साहित्य लिखे, बातें कहे, वो व्यष्टि चेतना का कवि है। और जो समाज को केंद्र में रखे, वो समष्टि चेतना का कवि है। तो अज्ञेय स्वयं को केंद्र में रखते हैं, जबकि मुक्तिबोध समाज को केंद्र में रखते हैं। इसीलिए अज्ञेय व्यष्टि चेतना के कवि हैं और जो है मुक्तिबोध समष्टि चेतना के कवि हैं। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे बात करेंगे। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य का सेतु कहा जाता है। मुक्तिबोध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि दो नावों के बीच में पैर रखकर नहीं चला जा सकता, दो नावों पे, लेकिन मुक्तिबोध ने ऐसा किया। मुक्तिबोध जो है प्रगतिशील कवि भी बने रहे और नई कविता के भी कवि बने रहे, और दोनों में बेहद शानदार काम मुक्तिबोध ने किया। उसके बाद रामस्वरूप का एक कथन है कि अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। शमशेर को क्या कहा जाता है? बात का कवि कहा जाता है। लेकिन मुक्तिबोध खबर या भयानक बात के कवि हैं। तो ये भी एक कथन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट कथन है। और हम कुछ तथ्य पढ़ेंगे इनके बारे में। मुक्तिबोध फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहते हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी हमने आपको बता दिया, तो मुक्तिबोध फैंटेसी को क्या कहते हैं? अनुभव की कन्या कहते हैं। उसके बाद मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति। ये कथन किसका है? ये नगेंद्र का कथन है। और कुछ चीजें देख लेते हैं। किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। ये कौन कहता है? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की बात बिल्कुल सही है। ये जो नगेंद्र की अंधेरे में कविता है,
सॉरी, जो मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कविता न होकर सिर्फ जो है मुक्ति बोध का एक तरीके से इतिहास ही है। मुक्ति बोध इसमें बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो श्रीकांत वर्मा का ये कथन जो है बिल्कुल समीचीन है कि किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास हो ना हो, लेकिन मुक्ति बोध की कविताएं उनका इतिहास जरूर है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रामविलास शर्मा मुक्ति बोध के बारे में क्या कह रहे हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि मुक्ति बोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। बात समझ में आई। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं मुक्तिबोध के बारे में। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बाद के जीवन को बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। नगेंद्र ने बोध को नई कविता का अग्रज कवि भी कहा है। बात समझ में आई। अच्छा, बच्चन सिंह देखते हैं मुक्तिबोध के बारे में क्या कहते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और उसी के साथ साथ प्रगतिवादी भी हैं। तो ये जो है मुक्तिबोध के बारे में कुछ विद्वानों के कथन थे जिनको हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्तिबोध के कृतित्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुक्तिबोध की जो पहली कविता थी वो कौन सी थी। मुक्तिबोध की जो पहली कविता थी वो थी अहम और आत्मा। मुक्तिबोध की पहली कविता थी अहम और आत्मा। इसको इन्होंने लिखा था 1964 में। उसके बाद हम देखेंगे मुक्तिबोध के काव्य संकलन। तो इनके दो काव्य संकलन हैं। पहला काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा। इसको इन्होंने लिखा था 1964 में। और इनका जो दूसरा काव्य संकलन है वो भूरी भूरी खाक धूल है। बात समझ में आई। इनके कौन कौन से काव्य संकलन हैं। एक चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में और एक भूरी भूरी खाक धूल 1980। दो ही काव्य संकलन है, याद हो जाएंगे ना। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। और एक को इन्होंने लिखा 1964 में, एक को इन्होंने लिखा 1980 में। जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसका जो है संपादन जो किया था वो श्रीकांत वर्मा ने किया था और इसमें कुल 28 कविताएं थी। सबसे विशेष बात क्या है चांद के मुंह टेढ़ा के बारे में, इसको राम स्वरूप चतुर्वेदी एक बड़े कलाकार का स्केच बुक कहते हैं। बात समझ में आई। और ये जो भूरी भूरी खाक धूल था इसमें कुल जो है 47 कविताएं संकलित थीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद इनके दो कहानी संग्रह हैं। एक काठ का सपना हो गया जिसको इन्होंने 1967 में लिखा, प्रकाशित किया हुआ। और एक जो है सतह से उठता आदमी 1971 में। इनका एक उपन्यास भी है जिसका नाम विपात्र है और ये इसका समय क्या है 1969। उसके बाद इनकी जो आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में बात कर लें। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं इंपॉर्टेंट भी हैं। पहली इनकी आलोचनात्मक रचना कब है, कामायनी एक पुनर्विचार। और इसको 1952 ईस्वी में, इसका समय क्या है 1952 ईस्वी में। एक आपसे सवाल ये भी है कि कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। आपको यह बताना है कि कामायनी एक पुनर्विचार 1952 में मुक्तिबोध की है। तो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर मुझे बताना है। बात करते हैं कि आलोचनात्मक रचनाएं मुक्तिबोध की और कौन कौन सी हैं। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1965। इतिहास संबंधी जो इनका ग्रंथ है वो भारत इतिहास एवं संस्कृति। और ये जो ग्रंथ है इसको उस समय की मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जब्त कर लिया था। यही कारण था कि इस पे जो है मुक्तिबोध इससे बहुत ज्यादा आहत हुए। और इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं जो इनकी कविता थी अंधेरे में, इसी चीज से आहत होके, अंधेरे की कविता जो है इसी चीज के आहत के केंद्र में है। इस चीज से आहत होके जो है मुक्तिबोध ने वो कविता लिखी थी जिसमें वो कहते हैं अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। तो वो जो है भारत इतिहास और संस्कृति था जिसको जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है जब्त कर लिया था और इससे मुक्तिबोध काफी ज्यादा टूट भी गए थे। तो ये जो है इनका जो है रचना संसार हो गया। कहानी संग्रह हमने पढ़ लिया कौन कौन से, सिर्फ दो, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। उपन्यास सिर्फ एक,
एक विपात्र, आलोचनात्मक रचनाएं सिर्फ 3, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और इतिहास संबंधी ग्रंथ, भारत इतिहास एवं संस्कृति। बात समझ में आई। उसके बाद इनकी जो एक प्रमुख कविता है अंधेरे में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद मुक्तिबोध को हम समाप्त कर देंगे। अंधेरे में जो ये कविता है ये 1964 में छपी थी, कल्पना पत्रिका में छपी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंधेरे में जो कविता थी वो सबसे पहले किस नाम से संपादित हुई थी? आशंका के द्वीप से। आशंका के द्वीप से ये पहली बार प्रकाशित हुई थी, फिर इसका नाम बदल के अंधेरे में कर दिया गया था। उसके बाद इसका संकलन किसमें है? तो चांद का मुंह टेढ़ा में इसका संकलन है। इसमें 8 खंड हैं। ये कविता एक फैंटेसी है और इसके बारे में विद्वानों ने क्या कहा है? तो अपराध भावना का अनुसंधान इसको रामविलास शर्मा ने कहा है, अस्मिता की खोज इसको नामवर सिंह ने कहा है, आत्म संशोधन का अनुसंधान इसको इंद्रनाथ मदान ने कहा है, अंतस्थ का विप्लव इसको निर्मला जैन ने कहा है, और दहकता लावा इसको किसने कहा है? प्रभाकर ने कहा है। आरक्षित जीवन की कविता इसको रामविलास शर्मा ने कहा है। और यह कवि देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता हुआ दस्तावेज। तो दहकता हुआ दस्तावेज किसने कहा है? दहकता हुआ दस्तावेज कहा है शमशेर बहादुर ने। तो ये जो है मुक्तिबोध थे। मुक्तिबोध के बारे में आपको जो है जितनी चीज़ें हो सकती थी वो सारी बता दी गई। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। आप अपना ध्यान रखें, आप जो है अपनों का ध्यान रखें और आप जल्दी से जल्दी सफल हों, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी जय है।